हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज के इस लेक्चर में हम यूपीपीएससी जीआईसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने यूपीपीएससी जीडीसी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है उसके लिए भी एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, क्योंकि जीडीसी एंड जीआईसी के लेवल में थोड़ा सा फर्क है। जीआईसी में थोड़े कम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है जी। सो आज हम वो करने वाले हैं। तो आपका बहुत ही जल्द जून में एग्ज़ाम इसका होने वाला है। सो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे इसकी। और हमारा जो जीआईसी यूपीपीएससी जीआईसी का कोर्स हमने लॉन्च कर रखा था, इसमें अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि वही है कि रिवीजन वगैरह के लिए आप लेक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम आपके पास कम है ना, पूरा कंप्लीट सिलेबस करने के लिए। तो क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि अगर आपके प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी दिए जाते हैं आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो मॉडल आंसर्स फॉर रिटन एग्ज़ाम, जो भी आपका सारा कंप्लीट सिलेबस लेक्चर्स के थ्रू करवाया जाता है, क्लास नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ रहती हैं हमारे इस कोर्स में, ठीक है जी। So let's start from today's question. In the case of income demand for inferior goods, the demand curve slopes. डिमांड कर्व का स्लोप उसने पूछा क्या होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में। तो देखिए, पहले तो आप मेरी इस पर पूरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इन्फीरियर गिवन नॉर्मल गुड के केस में आपको तीनों तरह के इफेक्ट समझाए हुए हैं, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस इफेक्ट की, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मल गुड के केस में डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। इन्फीरियर गुड के केस में डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। बट गिवन गुड के केस में डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। लाइक दैट डिमांड कर्व एंड इट इज इन द केस ऑफ गिवन, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए जो मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा, इस बहुत अच्छे से हमने चीज़ समझी हुई है, ठीक है जी। बाकी आप इस पर लेक्चर पूरा देख सकते हैं। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर गिवन गुड कहा होता आपको तो वो अपवर्ड स्लोप करना था, ठीक है जी। आगे देखिए, तो जो जीआईसी का एग्जाम है आपका लेक्चरर का, उसमें थोड़ा लेवल, जैसे मैंने आपको दिखाया, जो जीडीसी में हमने क्वेश्चंस किए थे उससे थोड़ा इसका कम लेवल है ना। तो इसमें वही है कि आपके पीवाईक्यूज और थोड़े एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज वगैरह मिक्स करके ये फाइल बनाई गई है, ठीक है। आज के सेशन में 15 क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला, ठीक है, तो हम फिर इसका नेक्स्ट सेशन भी एक और लेंगे, ठीक है जी। सो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो है ये किसका फीचर है, देखिए ध्यान से समझिए। मोनोपोली जो है वो सिंगल सेलर है भाई, उसको क्या ही पड़ा है सेल्स प्रमोशन के लिए, है ना, या अपना एडवर्टाइजमेंट का। और परफेक्ट कंपटीशन में तो होती ही होमोजीनियस गुड्स हैं, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे बड़ा फीचर ही है सेल्स प्रमोशन। ऐसा नहीं है ओलिगोपोली में नहीं होता, ओलिगोपोली में भी होता है, पर मोनोपोलिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट, मोनोपोलिस्टिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेल्स प्रमोशन, ठीक है। देखिए, आपके इर्द गिर्द सब तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही तो है ना। मैंने कोई भी पेन पकड़ा हुआ है हाथ में, अब एक सेलो का पेन है, एक ये डॉम्स का हो गया, रेनॉल्ड्स का हो गया, क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सेम प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रांड्स, ठीक है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, है ना, एक फेयरनेस क्रीम है, उस कितनी तरह के अलग अलग ब्रांड्स की फेयरनेस क्रीम्स आती हैं, हर एक ब्रांड अपनी ऐड कर रहा है, मेरी लो मेरी में ये खास है, अलग अलग तरह की अलग अलग कंपनीज की सनस्क्रीन्स आ रही हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी, है ना, वो क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ओलिगोपोली में ये होता है कि कुछ लार्ज फर्म्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, है ना, कुछ अपने जो है 7-8 लार्ज फर्म्स है जो पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक में ऐसी चीज़ नहीं होती, है ना। मोनोपोलिस्टिक में सिंपली हम बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जिनमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है जी। तो मोनोपोलिस्टिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन हो गया, नॉन प्राइस कंपटीशन हम इसमें बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि फर्म्स इसमें हैवली रिलाई करते हैं ब्रांडिंग पे, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट बेचने की कॉस्ट इसमें लगती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अगला क्वेश्चन है बेसिक सा न्यूमेरिकल है, उसने आपको मोड की वैल्यू दे रखी है, मीन की वैल्यू दे रखी है, आपको मीडियन पता करना है। तो सिंपली हम ये फार्मूला लगाते हैं, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। कितना मोड आपको 18 दे रखा है, ठीक है, और मीन आपको 24 दे रखे, 24 दे रखे। तो बस इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करेंगे ना, ये 48 आ जाएगा,
80 हाँ माइनस है ना, 48 आ जाएगा। अब 18 प्लस 48 इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, 48 और 18 को प्लस करो कितना होता है, 66 आ गया ओवर 3 मीडियन 3। तो ये आपका मीडियन जो है ये 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, सॉरी 3 2 का 6 दैट इज 22 आ रहा है। ठीक है, सो 22 इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला। आगे देखिए, इफ द इन्फ्लेशन एक्सीड्स 10%, कहता है कि अगर इन्फ्लेशन 10% से बढ़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं। देखिए हम सारे इन्फ्लेशन की टाइप्स समझ लेते हैं। इसका आंसर वैसे फर्स्ट सही है, दैट इज उसको हम रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर 20% से ज्यादा हो तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है, दैट इज डबल डिजिट। तो देखिए समझिए इसको पहले। अगर वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, दिस रेफर्स टू मॉडरेट इन्फ्लेशन, जहां पे प्राइस राइज जो है 3 से 10% के बीच में। ठीक है, वॉकिंग। देखो इन चीजों को ना ध्यान से समझो, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो रेंगता है। देखो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है वो क्या करता है, रेंगता है ना, जिसको हम बोलते हैं जो अपना फ्लोर है उस पर रिड़ना सीखता है वो, है ना। तो दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या हुआ, क्रीपिंग, सबसे स्लो रेट इन्फ्लेशन का क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया। फिर उसके बाद वो क्या सीखता है, चलना सीखता है, वॉकिंग। क्रीपिंग के बाद आ गया वॉकिंग। ठीक है, क्रीपिंग सबसे कम, वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल राइज इन प्राइसेस। ठीक है, लेस देन 3% ईयर, सबसे कम क्रीपिंग, बहुत कम स्पीड, है ना। वॉकिंग में थोड़ी स्पीड बढ़ गई, अब 3 से 10% आ गया। ठीक है, फिर तीसरे वॉकिंग के बाद क्या होता है, फिर रनिंग, दौड़ना। वॉकिंग के बाद रनिंग ही होगा ना, तो रनिंग में स्पीड थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसमें वॉकिंग में हमारा जो 3 से 10% था और रनिंग में हमारा 10% से बढ़ जाएगा, 10 to 20% जा सकता है रनिंग। और सबसे ज्यादा जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आरबीआई के पास अगर नोट छापने वाली मशीन है तो वो ज्यादा नोट छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देता। उसमें मैंने ये हाइपर इन्फ्लेशन के आपको इम्पैक्ट्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझाए थे कि अगर इकॉनमी में इस तरह का इन्फ्लेशन आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, बिकॉज अगर आरबीआई ज्यादा नोट छापेगा तो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक अनकंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है जहां पे प्राइजेस स्काई रॉकेट हाई बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 20% से ज्यादा 50% तक भी। ठीक है, तो दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन जो सबसे तेज है। क्लियर हो गई, तो इसका आंसर हमारा आना था रनिंग। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स इंक्लूड्स, देखो अब ध्यान से समझो, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्वालिटेटिव को ही हम सेलेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव में आपका आ जाता है बैंक रेट, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, कैश रिजर्व रेट, SLR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप मेरी पूरी वीडियो इस पर देख सकते हैं, मौजूद है चैनल पर, कोर्स में तो है ही। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से आ जाएंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और अपना डायरेक्ट कंट्रोल, मोरल सुएशन, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिलेक्टिव वाले में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल, ये थर्ड वाला बी वाला सही है, जो मैंने आपको सारे करवाए। ये भी नहीं है, बैंक रेट और ये क्वांटिटेटिव में आते हैं, तो बी इसका सही ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, कहता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का इंडेक्स जो है, ये जो कंसेप्ट है किसने डेवलप किया है, तो ये मॉरिस डी मॉरिस ने किया है, मॉरिस डी मॉरिस। इट कंबाइंस 3 इक्वली वेटेड 3 इंडिकेटर्स, बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। ठीक है, इंडिकेटर के रेट 0 to 100 स्केल में रेट करते हैं। ठीक है, फिजिकल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करते हैं, मॉरिस डी मॉरिस। आगे देखिए, मनी सप्लाई मेजर करना है तो M1 में क्या आएगा, जैसे कि हमको पता है हमारे 4 मेजर्स पढ़ते हैं हम मनी सप्लाई के, वैसे अब तो हम न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स भी करते हैं, NM1 NM2 वाले। ठीक है, तो M1 पूछा उसने,
दैट इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। डी वाला आंसर इसका आपका सही आएगा, ठीक है, डी। नैरोस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई इसको हम बोलते हैं। फर्म्स में इंटरडिपेंडेंस किस मार्केट फॉर्म का फीचर है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन का है नहीं, इंटरडिपेंडेंस नहीं, उसमें हम ऐसा फीचर पढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर कोई अपना ब्रांड बनाकर बैठा हुआ है, ऐसा इसमें भी नहीं है। मोनोपोली में होता ही सिंगल सेलर है। ओलिगोपोली में हम पढ़ते हैं, आपको याद है, ओलिगोपोली के कुछ मॉडल्स करते हैं, कुर्नो मॉडल, अपना बैटरेंड, एजवर्थ मॉडल, जितने मॉडल्स करते हैं उन सब में हम यही इंटरडिपेंडेंसी वाली चीज़ें तो पढ़ते हैं। जैसे है ना, अगर फर्म अपनी इंटरडिपेंडेंसी को रियलाइज कर लेता है, जैसे हम चैम्बरलिन मॉडल में पढ़ते हैं, तो मोनोपोलिस्ट सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं, है ना, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं उनके, हाईएस्ट प्राइस चार्ज करते हैं। पर अगर वो अपनी इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज नहीं करते तो जो हम कुर्नो मॉडल में जो कंक्लूजन पढ़ते हैं उस सिचुएशन पर पहुंचते हैं, यानी कि मोनोपोलिस्ट वाली सिचुएशन पर नहीं पहुंच पाते, ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाती क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज नहीं कर रहे। याद है कुछ? तो ये इंटरडिपेंडेंसी ऑफ फर्म्स वाली चीज़ें हम ओलिगोपोली में पढ़ते हैं, ठीक है जी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। फ्यू लार्ज फर्म्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, हर एक फर्म का डिसीजन राइवल फर्म्स को अफेक्ट करता है, फर्म्स म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। टू सेक्टर मॉडल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टेक्स प्लेस बिटवीन। चलिए इसको भी समझते हैं। अगर मेरे पास ये, मैंने नेशनल इनकम वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया हुआ है, जो भी कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं आपको याद होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास में ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से करवाया गया। टू सेक्टर्स हैं अगर इकोनॉमी में, तो टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो की बात हो रही है, तो इसमें आपके एक हाउस होल्ड हो जाएंगे और एक प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि फर्म्स, ठीक है जी। अगर यही मेरा 3 सेक्टर मॉडल आएगा तो इसमें आ जाएंगे मेरे हाउस होल्ड्स भी, फर्म्स भी एंड गवर्नमेंट भी। और यही अगर 4 सेक्टर मॉडल होगा तो हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 सेक्टर में फर्स्ट ऑप्शन यहाँ अपना, सॉरी, थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होगा, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, ठीक है। चलिए, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की किसने दी है भाई? एडम स्मिथ ने। चलिए और कंसेप्ट इससे रिलेटेड समझे। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज दी है आपकी एडम स्मिथ ने। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी है? रिकार्डो ने दी है। अगर पूछा जाए फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दी है, या मॉडर्न थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की किसने दी है? हैक्शर-ओलिन ने, ठीक है। अगर पूछा जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी है, तो हैर्बलर ने दी है ये, ठीक है। चलिए आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 के हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स, जो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स नरसिम्हा कमेटी के द्वारा आए थे, कहते हैं इनमें से कौन सा कारण नहीं था एलपीजी रिफॉर्म्स आने का, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझो कि ये जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, वो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, एक्सटर्नल डेप्ट ज़्यादा बढ़ी हुई थी, डेफिसिट्स हमारे बढ़े हुए थे, वो एक कारण था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। और WTO एंड IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिकमेंडेशंस भी थी इस तरह का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आने का। फिस्कल इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको कहा, डेफिसिट्स थे, फिस्कल डेफिसिट वगैरह ये बढ़े हुए थे, ये भी एक कारण था। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था मेरी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के पीछे। तो फोर्थ इसलिए सही जवाब है यहाँ पे, 1991 के पॉलिसी रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे? इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, हाई फिस्कल डेफिसिट के कारण, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये चीज। आगे देखो, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, किस डेट को एस्टैब्लिश हुआ था? इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट, ये हमने सारे एस्टैब्लिशमेंट डेट इनके पढ़े हुए हैं, सभी तरह इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के, RRB वगैरह और भी जितने हम इंडियन इकोनॉमी की क्लास है उसमें हम एक्ट्स एंड डेट्स पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें उसमें हमने कवर करी हुई हैं। सो 1982 में नबार्ड आया था, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ, किसकी रिकमेंडेशंस पर? शिवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना और उसको रेगुलेट करना, कोऑपरेटिव बैंक्स और RRBs की स्टैब्लिशमेंट कितने ईयर की हुई है मुझे कमेंट्स में बताना जरूर, ठीक है।
और आरआरबी किसकी रिकमेंडेशंस पर आए हैं, ये भी आपको करवाया हुआ है, कमेंट्स में बताना। एपेक्स डेवलपमेंट है ये, एपेक्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड हमारा। और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जो नाबार्ड है ना उसने रिप्लेस किया था ARDC को, यानी कि एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, ठीक है। सो फर्स्ट सही आंसर। आगे देखो, अब M3 पूछा है इसने यहाँ पर, तो हम सारे एक बार कर लेते हैं। M1 में क्या होता है हमारा, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। और जब हम M3 की बात करते हैं तो इसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक आता है। इसको हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं M3 को। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स या ऐसे डिपॉजिट्स जो इमीडिएटली हम विड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, एक फिक्स पीरियड के लिए होते हैं। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, C इसका सही जवाब है। ओके, सो कौन सा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो चलिए मैं आपको सारे कॉस्ट कर्व्स की डायग्राम यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मेरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये मैं इसको मिनिमम यहाँ पे ले लेती हूँ। ये मेरा होता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये इसका मिनिमम। MC कर्व जो है पहले ABC के मिनिमम से गुजरकर फिर AC के मिनिमम ऐसे इससे गुजरता है, ये MC है, ठीक है। और कौन सा है, AFC, ये मेरा बनता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। देखो, ठीक है, X या Y एक्सिस को ये टच नहीं हो रहा, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम बोलते हैं अपने AFC कर्व को, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, ठीक है जी। क्यों बोलते हैं, देखो इसका रीजन बड़े ध्यान से समझना। कहता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल आउटपुट इंक्रीजेस कॉजेस AFC टू कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन इन ए हाइपरबोलिक शेप। ऐसे कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होता रहता है हाइपरबोलिक शेप में, ऐसे वाली शेप वाले कर्व को हम हाइपरबोला बोलते हैं, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ध्यान से लाइन समझो, क्या है कि जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, आपको पता है वो हमेशा फिक्स रहती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यही है ना कि अगर मेरा आउटपुट बढ़ेगा भी, आउटपुट बढ़ने से वो कॉस्ट नहीं बढ़ रही, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। और जब हम AFC निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो देखो ये लगातार कम ही होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है और आपका न्यूमिनेटर सेम रह रहा है ना, TFC ओवर आउटपुट, तो वो सेम रह रहा है आपका न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स ये वैल्यू AFC की आपकी लगातार कम होती जाएगी, समझ गए। चलिए आगे देखो, प्रोडक्शन ऑफ ए गुड रिजल्ट्स इन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज द गवर्नमेंट शुड। तो मार्केट फेलर, एक्सटर्नलिटीज, ये बहुत अच्छे से हम कंसेप्ट सारे 1 घंटे की क्लास में समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि गुड की प्रोडक्शन जो है उससे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होती हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सारे ऑप्शंस हम समझते हैं। लास्ट से मैं शुरू करती हूँ। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए प्रोड्यूसर्स पर, रिफ्लेक्ट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एक्सटर्नलिटी। पर टैक्स लगाने से तो प्रोडक्शन कम होगी ना, फिर वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कैसे बनेगी टैक्स से, तो इससे भी ये भी गलत हो गया, ठीक है। हाँ, सब्सिडी देने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, फर्स्ट एंड सेकंड सही हो सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब इनमें से क्या सही होगा, देखो कहते हैं प्रोड्यूसर को सब्सिडी दोगे, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, विच रिफ्लेक्ट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द एक्सटर्नलिटी। नहीं, ध्यान से समझो क्या होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब सोशल बेनिफिट्स एक्सीड प्राइवेट बेनिफिट्स, है ना, सोशल बेनिफिट्स आर व्हेन ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट्स, दैट इज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। टू इंकरेज मोर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, है ना, और सब्सिडी किसके इक्वल प्रोवाइड करेगी, मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, अलाइनिंग प्राइवेट इंसेंटिव्स विद सोशल। तो यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट बेसिकली। तो यहाँ पे इसलिए सेकंड ऑप्शन मेरा गलत है, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि उस गुड की कंजम्पशन से जो मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी, वो रिफ्लेक्ट करती है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी, ठीक है। ये कंसेप्ट अच्छे से और समझने के लिए आप इस पर मेरा डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि हम इसका फिर नेक्स्ट सेशन भी अरेंज करें, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक।